राज्य के 12वें राज्यपाल के रूप में संतोष गंगवार ने ली शपथ। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष समेत कई गणमान्य रहे मौजूद। विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही में सत्ता पक्ष और विपक्ष में दिखी गर्माहट। भाजपा ने अनुबंध कर्मियों के मुद्दे पर विधानसभा परिसर में किया प्रदर्शन। गिरिडीह के डुमरी में रात के अंधेरे में बालू के काले कारोबार का खुलासा। धनबाद से ले जाया जा रहा 9 ट्रैक्टर अवैध बालू जब्त। मुख्यमंत्री ने गरीबों को मुफ्त बालू देने का किया ऐलान। और राज्य में मॉनसून गतिविधि सामान्य। 3 दिनों तक कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। बारिश के मामले में गोड्डा, रांची, सरायकेला और सिमडेगा की स्थिति बेहतर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संतोष गंगवार ने आज राज्य के 12वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया। राजभवन के बिरसा मंडप में आयोजित समारोह में झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। सभी ने राज्यपाल संतोष गंगवार को बधाई और शुभकामनाएं दी। श्रद्धापूर्वक झारखंड के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। और मैं झारखंड की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। और मैं झारखंड की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। धन्यवाद। आप सबका आभार और आप सभी को मेरी ओर से जोहार। शपथ ग्रहण करने से पहले श्री गंगवार आज बिरसा मुंडा स्मृति पार्क संग्रहालय पहुंचे। उन्होंने यहां धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। संसद का बजट सत्र जारी है। राज्यसभा में आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर हुई चर्चा का जवाब देंगी। उन्होंने कल लोकसभा में चर्चा का जवाब दिया था। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाने वाली निशानेबाज जोड़ी मनु भाकर और सरबजोत सिंह को आज सदन की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी। सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ये ओलंपिक खेलों में भारत का दूसरा कांस्य पदक है। इसके साथ ही सुश्री भाकर एक ओलंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। हमारे खिलाड़ियों की उत्कृष्ट उपलब्धि राष्ट्रीय गौरव का विषय है, जिससे देश की सभी युवाओं और विशेष रूप से खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। ये सभा सुश्री मनु भाकर और श्री सरबजोत सिंह जी को हार्दिक बधाई देती है, शुभकामनाएं देती है। इधर विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। सदन में आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गर्माहट दिखी। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि मर्यादित तरीके से जन मुद्दों और जन समस्याओं को उठाना सदस्यों का लोकतांत्रिक अधिकार है। सदन में आज कई विधायी कार्य भी सूचीबद्ध हैं। भगवान का पद नहीं है जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है। कोई भी पद ऐसा जो भगवान का पद है
इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। अगर यदि उठाया जा सकता तो यह तानाशाही देश है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में अगर यदि मैं मर्यादा के साथ अपनी बातों को रख रहा हूं तो इस मर्यादा के साथ बातों को रखने का अधिकार अपने पास है। भाजपा द्वारा आज भी राज्य की ज्वलंत समस्याओं और मुद्दों को लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन जारी रहा। पार्टी विधायकों ने अनुबंध कर्मियों के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। झारखंड के वैसे लोग हैं, ये लंबी फहरिस्त है, जिनको झूठे वायदों के बुनियाद पर इस सरकार ने अपना अस्तित्व लिया था। आज सारे लोग ठगे हुए हैं, सारे लोग अपने हताशा में हैं। उनको वादा किया, झूठे सपने आपने दिखाया और वादा के लेकर के जनादेश लेने का काम किए। आज नौजवान ठगा महसूस कर रहे हैं। इन नौजवानों को आवाज को पूरा करना पड़ेगा। सरकार बदलने की बात कही थी कि सरकार को बदलो तो हम अधिकार देंगे। कौन से अधिकार ये दिए हैं हमारे युवाओं को? चाहे युवा का मुद्दा हो, चाहे वो अस्थायी कर्मी का मुद्दा हो, सरकार दोनों फ्रंट में विफल रही है। और सरकार ने जो जितनी भी घोषणाएं शुरुआत में की थी, आज एक भी घोषणा पूरी नहीं हो पाई। इधर झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार ने कहा है कि सरकार सदन में सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। तो यह चाहेगा कि जनहित के मुद्दों पर सदन आज सकारात्मक चर्चा करके राज्य की जनता की समस्याओं के समाधान का पहल करे। लेकिन अगर विपक्ष का अड़ियल रवैया पुनः पुराने रवैये के तौर पर रहता है तो बिजनेस ऑफ हाउस नहीं रुकेगा। जनोपयोगी जो भी बने, जनोपयोगी जो भी बिजनेस ऑफ हाउस वो पूरा होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज पाकुड़ में पुलिसिया कार्रवाई से पीड़ित छात्रावास के छात्रों से मिले। इस दौरान उन्होंने छात्रों से बातचीत कर पूरी घटना की जानकारी ली। श्री मरांडी ने जिले के पुलिस अधीक्षक को निलंबित करने की मांग की। इधर राज्य में बालू को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा ने राज्य में बड़े पैमाने पर बालू की स्मगलिंग का आरोप लगाया। पार्टी का मानना है कि इससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बालू को लेकर विधानसभा में कल बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जितने भी टैक्स नहीं देने वाले लोग हैं, उन्हें सरकार मुफ्त में बालू देगी। सदन को भी अवगत कराना चाहता हूं कि ये बालू के विषय पर जो बातें आई थी और बालू महंगाई की भी बात आई थी। अब वह आवास, प्रधानमंत्री आवास, गरीब गुरबा लोगों को बालू नहीं मिल रहा है या मिल रहा है तो बहुत महंगे दामों में मिल रहा है। इसको ध्यान में रखकर सरकार ये निर्णय लेने जा रही है कि जितने भी नॉन टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स नहीं देते हैं, उनके लिए बालू मुफ्त दी जाएगी। गिरिडीह जिला प्रशासन आर्थिक अपराध रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। इस सिलसिले में प्रशासन ने डुमरी में छापेमारी कर 9 ट्रैक्टर बालू जब्त किया है, जिन्हें धनबाद ले जाया जा रहा था। एनजीटी के रोक के बाद भी गिरिडीह में बालू की कालाबाजारी की जा रही है। गिरिडीह जिले के डुमरी से बालू का अवैध खनन कर धनबाद भेजे जाने की सूचना पर प्रशासन ने छापेमारी कर 9 ट्रैक्टर बालू जब्त किया है। डुमरी के अंचलाधिकारी शशि भूषण वर्मा ने बताया कि रात में 25 से अधिक ट्रैक्टर बालू लेकर धनबाद के विभिन्न हिस्सों में जाने की जानकारी मिली थी, जिस पर यह कार्रवाई हुई। शेष ट्रैक्टर चालक अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। छापामारी की है, जिसमें से लगभग हम लोग को सूचना प्राप्त थी कि 20 से 25 गाड़ियाँ एक साथ निकली हुई है और मैं और मेरे टीम के द्वारा जगह जगह पे उसको वॉच किया गया और उस क्रम में हम लोग 9 गाड़ी को पकड़ पाए। बाकी गाड़ियाँ कहीं साइड छुप गई या तो दूसरे रास्ते से निकल गई। जी नहीं, ड्राइवर सभी भाग गए और कोई मालिक भी गाड़ी में नहीं था। उत्तराखंड में ब्राकर नदी से लोड करके इन लोग गोमो, तोपचाची वगैरह सप्लाई करते हैं। इधर डुमरी के अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद सजाद परवेज ने लोगों से बालू की तस्करी रोकने में जिला प्रशासन को मदद करने की अपील की है। तो जिस रफ्तार से गाड़ियां रात में चोरी छुपे, चूँकि वो चोरी कर रहे हैं बालू की, तो वो तो रफ्तार में जाएंगे, उसका नुकसान आम जनता, यहाँ के डुमरी की जनता को उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। मेरा अपील होगा आम जनता से
कि आप जागरूक होइए और प्रशासन का सहयोग करिए और ये जो अवैध बालू की जो माइनिंग की जा रही है, जो परिचालन किया जा रहा है, उसको रोकने में हमारी मदद करें। बालू की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए राज्य के अन्य जिलों में भी लगातार कार्रवाई हो रही है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। खूंटी उपायुक्त ने आईटीडीए और कल्याण विभाग अंतर्गत कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने छात्रवृत्ति योजना, साइकिल वितरण योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा आवास योजना समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त ने जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन की भी समीक्षा की। खूंटी उपायुक्त ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्रा का निरीक्षण कर चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने समेत स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। साहिबगंज उपायुक्त ने साहिबगंज प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कर्मियों के लिए बनाए जा रहे आवास की गुणवत्ता का जायजा लिया। जांच में निम्न गुणवत्ता की निर्माण सामग्री पाई गई, जिस पर उन्होंने तुरंत कार्य रोकने के आदेश दिए। गुमला में जिला स्तरीय क्रियाशील एफपीओ और सहकारिता समितियों के लिए 1 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी को विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए अपने व्यवसाय को विस्तारित करने के लिए निर्देश और सुझाव दिए गए। गुमला उपायुक्त ने साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस पर जिले के दूर दराज से आए नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उपायुक्त ने समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। रांची में ब्रह्म कुमारी बहनों ने पूर्व मुख्यमंत्री समंत्री चंपाई सोरेन को राखी बांधी। उन्होंने इस स्नेह के लिए आभार जताया। श्री सोरेन ने बताया कि इसी हफ्ते राज्य की 21 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की सभी बहनों एवं बेटियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 1000 की सम्मान राशि देने की शुरुआत होने जा रही है। रांची के सदर अनुमंडल पदाधिकारी सह निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों का स्थल भ्रमण कर निरीक्षण किया। उन्होंने प्रति बीएलओ कम से कम 50 आवेदन प्राप्त करते हुए मतदाता सूची में नाम दर्ज करना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। चतरा के अपर समाहर्ता ने जनता दरबार के माध्यम से लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक पहल का निर्देश दिया। पाकुड़ उपायुक्त ने जनता दरबार का आयोजन कर जन समस्याओं की जानकारी ली और उनके समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया। खूंटी उपायुक्त ने लोधमा के यूपीजी +2 उच्च विद्यालय में प्रखंड स्तरीय साइकिल वितरण समारोह में बच्चों के बीच साइकिल का वितरण किया। साहिबगंज समाहरणालय सभागार में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी डॉक्टर सुमन गुप्ता की अध्यक्षता में मिशन वात्सल्य योजना के तहत जिला स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान 21 मामलों पर ज्यूरी ने 2 दिन में साक्ष्य के साथ निष्पादन के निर्देश दिए। साहिबगंज जिला परिवहन कार्यालय की रोड सेफ्टी टीम ने हरीचारा मोड़ पर सड़क सुरक्षा पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान सभी से सुरक्षित ड्राइविंग की अपील की गई। रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का आज आखिरी दिन है। चारा फसलों का उत्पादन बढ़ाने को लेकर इस कार्यशाला में विशेष रूप से चर्चा हो रही है। कार्यशाला में 21 राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थानों के लगभग 100 वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर TR शर्मा ने चारा उत्पादन बढ़ाने के लिए अहम सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के लिए अलग अलग चारा योजना तैयार कर सौंपना चाहिए। साथ ही इस विषय पर एक डेटाबेस भी रखने की आवश्यकता है। और अब बात मौसम की। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मानसून सामान्य रहा। इस अवधि में कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखी गई। सर्वाधिक बारिश रांची के नजदीक कांके में 84.4 मिलीमीटर में रिकॉर्ड की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आज से 2 अगस्त तक कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बारिश के मामले में गोड्डा, रांची, सरायकेला और सिमडेगा की स्थिति बेहतर नजर आ रही है, जबकि कई जिलों में अपेक्षाकृत काफी कम बारिश हुई है। पेरिस ओलंपिक में आज भी भारतीय खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में चुनौती पेश करेंगे। निशानेबाजी में महिलाओं की ट्रैप क्वालिफिकेशन में भारत की श्रेयसी सिंह और राजेश्वरी कुमारी फाइनल में स्थान बनाने का प्रयास करेंगी। अगर वो फाइनल में पहुंचने में सफल रहती हैं तो उन्हें
आज ही पदक के लिए खेलना होगा। निशानेबाजी में ही 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह और स्वप्निल गुसाले क्वालिफिकेशन राउंड में हिस्सा लेंगे। बैडमिंटन में 2 बार की पदक विजेता पीवी सिंधु अपना दूसरा ग्रुप मुकाबला खेलने के लिए कोर्ट पर उतरेंगी। सिंधु का सामना एस्टोनिया की क्रिस्टिन कोबा से दोपहर 12:50 में होगा। बैडमिंटन में ही भारत के लक्ष्य सेन पुरुष एकल में ग्रुप मुकाबला खेलने के लिए उतरेंगे। लक्ष्य का सामना दोपहर 1:40 पर इंडोनेशिया के लियोनार्ड्स जोनाथन क्रिस्टी से होगा। देर रात पुरुष एकल में एचएस प्रणॉय अपना दूसरा ग्रुप मुकाबला खेलने के लिए उतरेंगे। प्रणॉय का सामना वियतनाम के शटलर से होगा। महिला मुक्केबाजी में टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीन बोरगोहेन अंतिम 16 के मुकाबले के लिए रिंग में उतरेंगी। 75 किलोग्राम कैटेगरी में लवलीना का सामना नॉर्वे की सोनेवा हॉफस्टेड से होगा। घुड़सवारी में हिस्सा ले रहे एकमात्र भारतीय घुड़सवार अनूप अग्रवाल आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। 24 वर्षीय अनूप व्यक्तिगत ड्रेस स्पर्धा के दौर में हिस्सा लेंगे। टेबल टेनिस में अंतिम 16 में पहुंचकर इतिहास रचने वाली मनिका बत्रा क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाने के इरादे से उतरेंगी। वो ओलंपिक में अंतिम 16 में पहुंचने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। टेबल टेनिस के महिला एकल में भारत के धीजा कोलार राउंड ऑफ 32 का मुकाबला खेलने उतरेंगे। उनके सामने सिंगापुर की जेंग जियान की चुनौती होगी। ये मुकाबला दोपहर 2:30 पर खेला जाएगा। तीरंदाजी में व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में दीपिका कुमारी अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। अगर वो जीतने में सफल रहती हैं तो आज ही उन्हें अगले दौर का मुकाबला भी खेलना होगा। इस बार के पेरिस ओलंपिक में कई देश भाग ले रहे हैं। जापान की टीम पदक तालिका में जहां शीर्ष पर बनी हुई है, वहीं भारत इस तालिका में 33वें स्थान पर है। भारत 2 कांस्य पदक के साथ 33वें स्थान पर चल रहा है। वहीं जापान 7 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ पहले स्थान पर काबिज है। 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 14 पदक जीतकर चीन दूसरे स्थान पर है। 6 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य के साथ ऑस्ट्रेलिया तीसरे और मेजबान फ्रांस 5 स्वर्ण पदक जीतकर चौथे स्थान पर है। तीसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने श्रीलंका को सुपर ओवर में पराजित कर श्रृंखला को 3-0 से जीत लिया है। टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप करते हुए सीरीज को 3-0 से जीत लिया है। गौतम गंभीर की कोचिंग में ये भारत की पहली सीरीज जीत है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 137 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 137 रन बनाए। इस तरह ये मुकाबला टाई हो गया और सुपर ओवर में पहुंच गया। सुपर ओवर में वाशिंगटन सुंदर की शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 रन पर श्रीलंका के दोनों बल्लेबाजों को आउट कर दिया। इस तरह सुपर ओवर में मिले 3 रन के लक्ष्य को भारत ने सूर्य कुमार यादव के चौके की मदद से हासिल कर लिया। वाशिंगटन सुंदर प्लेयर ऑफ द मैच और कप्तान सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। शहीद उधम सिंह का आज शहादत दिवस है। कई राजनेताओं ने उन्हें विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की है। अप्रैल 1919, जगह जालियांवाला बाग, दिन बैसाखी। इस दिन और तारीख का जब भी जिक्र भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में आता है तो याद आता है अंग्रेजी हुकूमत की हैवानियत का वो काला चेहरा जिसने सैकड़ों निर्दोष हिंदुस्तानियों को अपना शिकार बनाया था। वो दिन रविवार का था। अमृतसर के जालियांवाला बाग में करीब 20,000 लोग जमा हुए थे। ये लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए बाग में शांतिपूर्ण ढंग से सभा कर रहे थे।
बाग में दाखिल होने का एक ही छोटा सा रास्ता था। जनरल डायर को जैसे ही इसकी जानकारी मिली वो सेना के साथ पहुंचा। डायर ने बिना किसी चेतावनी के सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। फिर क्या था, चारों ओर चीखें सुनाई देने लगी। जालियांवाला बाग की धरती हजारों निर्दोषों के खून से लाल हो गई। अंग्रेजों के इस दमनकारी कदम से एक नौजवान का खून खौल उठा। वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि ऊधम सिंह थे। उनके दिल में आक्रोश की ज्वाला धधक उठी। ये हत्याकांड ऊधम सिंह ने अपनी आंखों से देखा था। ऊधम सिंह ने अपने मिशन को अंजाम दिया 13 मार्च 1940 को। लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर एक अधिवेशन में शामिल होने आया था। जैसे ही माइकल ओडायर ने मंच पर आकर बोलना शुरू किया, 21 सालों से सीने में बदले की आग दबाए बैठे ऊधम सिंह ने अपने पिस्तौल से जालियांवाला बाग में हजारों लोगों के हत्यारे जनरल डायर का सीना छलनी करके उसे मौत की नींद सुलाई। ऊधम सिंह की गोलियों से छलनी हुआ जनरल माइकल ओडायर वही था जिसने जनरल डायर को जालियांवाला बाग में गोली चलाने के आदेश दिए थे। भारत माता के वीर सपूत ऊधम सिंह गर्व और शौर्य से भरा सीना लिए विजयी भाव से निडरता के साथ खड़े रहे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1 अप्रैल 1940 को उन पर औपचारिक रूप से हत्या का मुकदमा शुरू किया गया। अब वो दिन आ गया जब इस महान क्रांतिकारी को फांसी दी जानी थी। 31 जुलाई को ऊधम सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। इस महान शूरवीर देशभक्त महायोद्धा का नाम देश की जंग आजादी में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज रहेगा। रोजगार के फ्रंट पर बेहतर खबर है। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर 20 लाख वैकेंसी दर्ज हुई है। रोजगार मंत्रालय के नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर 20 लाख एक्टिव वैकेंसीज के महत्वपूर्ण पड़ाव को अब पार कर लिया गया। सबसे ज्यादा वैकेंसीज फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर में दर्ज की गई हैं। फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर में 14,70,000 वैकेंसीज हैं। ऑपरेशन और सपोर्ट में 1 लाख से ज्यादा, मैन्युफैक्चरिंग में 71,000, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में करीब 59,000, आईटी और कम्युनिकेशंस में 58,000, शिक्षा के क्षेत्र में 43,000, होलसेल और रिटेल में 25,000 और हेल्थ सेक्टर में 20,000 नौकरियां फिलहाल पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। नौकरियों के मौके 12वीं कक्षा तक की शैक्षिक पृष्ठभूमि, आईटीआई और डिप्लोमा धारक उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त है, जबकि उच्च शिक्षा या अन्य विशेष योग्यता वालों के लिए विशेष पद की भी उपलब्धता है। बता दें कि NCS पोर्टल विभिन्न प्रकार के रोजगार संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। इसके जरिए नौकरी खोज और मिलान, कार्य परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास, पाठ्यक्रमों की जानकारी, इंटर्नशिप की जानकारी मिलती है। नौकरी पाने वाले नियोक्ता, कैरियर केंद्र, काउंसलर्स, प्रशिक्षण प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थान और प्लेसमेंट संगठन को इसका फायदा मिल रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के 12वें राज्यपाल के रूप में संतोष गंगवार ने ली शपथ। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष समेत कई गणमान्य रहे मौजूद। विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही में सत्ता पक्ष और विपक्ष में दिखी गर्माहट। भाजपा ने अनुबंध कर्मियों के मुद्दे पर विधानसभा परिसर में किया प्रदर्शन। गिरिडीह के डुमरी में रात के अंधेरे में बालू के काले कारोबार का खुलासा। धनबाद ले जाया जा रहा 9 ट्रैक्टर अवैध बालू जब्त। मुख्यमंत्री ने गरीबों को मुफ्त बालू देने का किया ऐलान। और राज्य में मॉनसून गतिविधि सामान्य, 3 दिनों तक कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। बारिश के मामले में गोड्डा, रांची, सरायकेला और सिमडेगा की स्थिति बेहतर।